नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जो गर्मी बढ़ रही है, सियासी पारा भी वैसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तो हालात ऐसे बन गए कि जो एक साथ एक राह पर चलने की बातें कर रहे थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ तीखे बोल बोल रहे हैं और राहें भी जुदा हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीडीपी और एनसी की, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और एक साथ ललकार रैली में भी देखा गया। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं, जहाँ यूँ कहें कि हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि दोनों अलग अलग चलने को मजबूर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि काफ़ी राजनीतिक जानकारी भी रखते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखें तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर तरीके से ये उस पर रोशनी डाल सकते हैं। तो वर्मा साहब, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। शुक्रिया। वर्मा साहब, जिस प्रकार के हालात आज नज़र आ रहे हैं, आज उमर अब्दुल्ला तो पहले से बयान दे रहे थे कि पीडीपी का वजूद नहीं है, पीडीपी इतने नंबर पे आई तो हम अकेले लड़ेंगे, यहाँ पर पीडीपी को लड़ना नहीं चाहिए, वो गठबंधन का हिस्सा है, हमारी सपोर्ट करें। लेकिन ये बातें कुछ महबूबा मुफ्ती को चुभी। आज वो मीडिया के सामने आई और सामने आके उन्होंने कहा कि काफ़ी आहत हुआ है मेरा कार्यकर्ता इससे, लेकिन अब शायद पीडीपी को अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो ललकार रैली हुई थी नई दिल्ली में, उसमें आपने भी देखा कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एक साथ वहाँ मौजूद थे। फिर क्या हुआ ऐसा यकायक कि ये एक दूसरे से हाथ खींचने को मजबूर हो गए? इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उससे हाथ खींच रहे हैं। देखिए, ये अक्सर कहा जाता है कि सियासत में ना कुछ स्थायी दोस्त है ना स्थायी दुश्मन। और तभी किसी ने कहा ना, कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ उनकी भी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। नई दिल्ली जो है बड़ा शक्तिशाली केंद्र है सत्ता का। ये आम तौर पर इल्ज़ाम लगते हैं कश्मीर की सियासत को लेकर, चूँकि कश्मीर हमेशा से नई दिल्ली की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता रहा है। यहाँ नए से नए दल खड़े किए जाते हैं पुराने दलों को दच्चा देने के लिए, और आरोप भी लगते हैं कि इसके पीछे तमाम तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। कोट एंड कोट एजेंसियों का नाम लिया जाता है। वो कौन एजेंसी हमें भी आज तक नहीं पता चल पाया, उनका जिक्र करना भी बेमाने है। तो आज जिस प्रकार से आपने ओपनिंग जैसे रिमार्क्स की है कि पहले उमर अब्दुल्ला ने बोला, फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तीनों सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे, और बीच में आज़ाद साहब भी कूद पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, जेके अपडेट जितने भी कार्यक्रम किए हैं, कि ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इसके ऊपर चूँकि नई दिल्ली की नज़र और दाव दोनों लगे हैं, नज़र भी लगी है, दाव भी लगे हैं। नज़र इस नाते लगी है कि किस दल को किस तरह से दचका दिया जाए, और दाव ये है कि किस तरह कश्मीर का दरवाज़ा खोला जाए भाजपा के लिए। अब एक तरफ तो ये दोनों दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल अलायंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण था गुपकार अलायंस, जब 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा ख़त्म हुआ, यूटी बना दिया गया, बिल्कुल उसके खिलाफ ये लोगों की लामबंदी हुई थी, एकजुटता हुई थी। एनसी, पीडीपी, वहाँ सीपीएम और नेशनल अवामी पार्टी, ये 5-6 गुट थे और पार्टियाँ थीं। तब इन्होंने कस्में वादे किए थे कि हम मिलकर लड़ेंगे वजूद के लिए, कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन घूम फिर के सियासत में ये सब कहने की बातें होती हैं। देखा हमने किस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम साउथ कश्मीर से भी लड़ेंगे, जो उनका तर्क था। सियासत में इस प्रकार के तर्क चलते नहीं हैं। आप कहने के लिए कुछ भी कहते रहें। उमर अब्दुल्ला ये क्यों भूल जाते हैं कि इससे पिछला लोकसभा चुनाव तीनों पीडीपी ने जीते थे। अगर यही बेस बनाना है तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी उस पर भी अड़ सकती थी। लेकिन जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी घोषित किया, और जाहिर है कि महबूबा को उसका बड़ी तकलीफ पहुंची, और उन्होंने आज जब ऐलान किया हम तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जिस प्रकार मीडिया पूछ रहा था उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में,
उनकी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा देखेंगे, उनको लग रहा था कि एक बड़ा बम आके उन पे गिरा है। उन्होंने शायद उम्मीद की होगी, नहीं की होगी कि पीडीपी तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। अब आने वाले दिनों में और भी डेवलपमेंट हो सकती है, इसलिए कि अभी तक तीनों सीटों के लिए दोनों ओर से किसी का नाम का ऐलान नहीं किया गया। एक कयास भरा है, जैसे कि साउथ कश्मीर से महबूबा जी का नाम लिया जा रहा है, श्रीनगर से खुद उमर अब्दुल्ला, चूँकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं आश्वस्त हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी बीजेपी का भी पत्ता खुलना है। अभी तक तो केवल 2 नाम बड़े सामने आए हैं, गुलाम नबी आज़ाद और मियां अल्ताफ़, बाकी नाम तो किसी का आया नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी, चूँकि कांग्रेस और महागठबंधन का जो एक तरीका है, उनको तो 2 जम्मू की, एक लद्दाख की सीट शायद कांग्रेस को मिल रही है, तो वो तो उसमें तो उस तक महदूद हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, अभी दोनों दल, पीडीपी हो, एनसी हो, वो नेशनल अलायंस इंडिया के सदस्य जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, उसका जाहिर है कि लाभ तो नई दिल्ली को ही होना। इसमें एक सवाल जो फिर वहीं अटका हुआ है कि कारण क्या है? क्या एनसी पर दबाव है या पीडीपी पर दबाव है? कहीं कोई ना कोई तो दबाव में काम कर ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो दबाव है, कोई प्रेशर है जिसमें कि ये अलायंस, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर वो साथ रहेंगे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसा अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तीसरे को फ़ायदा होगा इसका, ये तो आप भी समझते हैं। तो इसमें प्रेशर किस पर है? देखिए, ये कयास और अफवाहें तो यहाँ बहुत तरह की फैलती हैं, और ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार ईडी का नोटिस आया था जेकेसीए में, और फारूक साहब ने इमीडिएट बयान दिया था कि हम तीनों जगह अपने प्रत्याशी पर, फारूक साहब ने भी यही बात कही थी, उस दिन लगने लगा था कि कहीं ना कहीं से कोई दबाव, धागा खींचा जा रहा है, डोर खींची जा रही है। और उसके बाद जिस तरह उमर अब्दुल्ला लगातार ये शाउट करते रहे, जोर से बोलते रहे कि साउथ कश्मीर की सीट हमने पिछली बार जीती, इस बार हम लड़ेंगे, तो उससे इस प्रकार के आशंकाएं, कयास, ये तमाम होने लगे कि शायद ये कहीं ना कहीं से दबाव है। दबाव कहाँ से हो सकता है? दिल्ली के अलावा तो कहीं का दबाव चलता नहीं है, हम यहाँ की सियासत में समझते हैं। लेकिन ये है कि उमर अब्दुल्ला के बारे में ये भी कहा जाता है कि अपरिपक्व नेता हैं वो। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, आप देखिए ना, 2008 में जब फारूक साहब के नेतृत्व में पार्टी लड़ी थी तो 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और उसके बरक्स जब 2014 में चुनाव हुआ तो वो 15 तक महदूद होगी, इसलिए कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने थे। ग्राफ चढ़ने की बजाय नीचे गिरा, जबकि पीडीपी की पहले सीटें कम थी और पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ गई। तो कुल मिला के परिदृश्य अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पार्टी, वो अपने आप में जो मर्जी कहें, पार्टी को का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाया। तो कई बार पिता मजबूर होते हैं, बेटा बड़ा हो जाए तो उसके सामने कई बार आत्मसमर्पण की मुद्रा भी हो जाती है। हम समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जिस प्रकार के मैच्योर हैं, आपने रामला मैदान की रैली का भी जिक्र किया, उससे महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब दोनों एक दूसरे की तारीफ के पुल बांध रहे थे। वो जो मुद्दे उठा रहे थे वो एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के तौर पर थे, लेकिन यहाँ लड़ाई व्यक्तिगत लग रही है, नितार्थ लग रही है। जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने आनन फानन में नई दिल्ली की रैली के तुरंत बाद मियां अल्ताफ़ का नाम घोषित कर दिया, उससे साफ लगा कि ये लड़ाई ये कहीं से चलाई जा रही है और इसकी परिणति जो है, क्योंकि अभी कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है, जो अभी साफ नहीं हो पा रहा, जो खुल नहीं पा रहा, वो भाजपा का ऑफिशियल कैंडिडेट कब ऐलान होगा, उसके बाद एक और चर्चा होगी। कल भी हमने जिक्र किया था, तब सारी स्थिति साफ होगी कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है। इस सब के बीच आज जैसा कि आपने भी कहा था कि आज़ाद साहब ने आज बयान दिया है, उन्होंने अपने लड़ने का मकसद साफ किया है। उन्होंने खुद को फाइटर भी बताया है और कहा कि मैं हमेशा फ्रंट पे रहा हूँ, ड्राइविंग सीट पर रहा हूँ, और जब धारा 370 और 35A को हटाया गया तो उन्होंने कहा 4 घंटे तक मैं ज़मीन पर पहली बार बैठा, धरना लगाया। तो इस प्रकार की उन्होंने बातें की और कहा कि वो स्टेटहुड की वापसी को लेकर जो है इसलिए लोकसभा में चुनाव में उतरे हैं, ताकि लोकसभा में जाकर जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव हुआ है उसकी आवाज़ उठाई जा सके। किस प्रकार से सियासी बिजलियां जो उन पर गिराई गई 370 और 35A के
रूप में उसके लिए वो आवाज़ उठा सके। तो आप इस पर क्या समझते हैं? देखिए, मैं अगर आज़ाद साहब के वो पॉलिटिकल कैरियर को देखता हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा कि उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी हो। जो मुद्दा जिसे कहते हैं आम जन का, एक कम्युनिटी बेस्ड मुद्दा, उसको लेकर कभी लड़ाई लड़ी नहीं। वो हमेशा बैकडोर से राज्यसभा संसद में पहुंचते रहे। एक आध चुनाव लोकसभा लड़ा होगा और उनके बारे में सब जानते हैं कि वो कितने बड़े फाइटर हैं। अगर फाइटर होते तो वो अलग दल ना बना रहे होते, कांग्रेस के साथ सड़कों पे खड़े होते, लड़ाई लड़ रहे होते, एक लड़ाका की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ते होते। इस तरह नहीं कि पार्टी से अलग पहले G23 ग्रुप बनाया, 24, उसके बाद भी बाहर निकल आए, वॉकआउट करे। तो हम समझते हैं ये अति से भरा हुआ बयान है आज़ाद साहब का। हाँ, ये जरूर है कि आज़ाद साहब जिस प्रकार ये अपनी गृह क्षेत्र को छोड़ के, चिनाब वैली को छोड़ के, भलेसा को छोड़ के, जहाँ के मूलतः रहने वाले हैं, अगर वो कश्मीर और कुछ पीर पंजाल से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके कोई ना कोई सियासी मायने लाजमी हैं। उनको ये भी मालूम है कि ना वो गुजर हैं, ना वो पहाड़ी हैं और ना वो कश्मीरी हैं, तो आखिर वोट कहाँ से लेंगे। मियाँ अल्ताफ़ के बारे में ये सबको मालूम है कि यहाँ मियाँ अल्ताफ़ का अपना व्यक्तिगत वोट इतना है। उनके पिता मियाँ बशीर कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, और इनकी रिश्तेदारियाँ दरहाल, राजौरी, मेंढर, इन इलाकों में ज़बरदस्त हैं। तो इनका एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है गुजर अपनी बिरादरी के अंदर, केवल गुजरों के अंदर नहीं, पहाड़ी समुदाय में भी इनकी पैठ है। तो हम समझते हैं उनके मुकाबले, मियाँ अल्ताफ़ के मुकाबले ये कहीं स्टैंड नहीं करते अपने गुलाम नबी आज़ाद। जो लड़ाई जो लगेगी, अगर महबूबा मुफ्ती चुनाव में आती हैं इस सीट से, अगर कह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि वो श्रीनगर की सीट से उमर अब्दुल्ला खिलाफ आएंगे, चूँकि पुलवामा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और शोपियाँ, वो दोनों काट के श्रीनगर सीट के साथ जोड़ दी गई हैं। वो उनका जो बेस था बहुत बड़ा वोट बैंक का, जहाँ बड़ा चंक पीडीपी को पड़ता था। ये भी हो सकता है कि एक सबक सिखाने के लिए अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। एक अभी मिस्ट्री बनी रहेगी 2 दिन में महबूबा जी कहाँ से लड़ती हैं। अगर महबूबा साउथ कश्मीर से लड़ती हैं, अनंतनाग राजौरी सीट से, हम समझते हैं मुख्य मुकाबला मियाँ अल्ताफ़ में होगा और महबूबा मुफ्ती में होगा। बाकी जितने मर्जी प्रत्याशी खड़े रहें, उनकी कोई गिनती के वोट नहीं मिलेंगे जो बक्सा खुलेगा। इन सब के बीच एक नाम को आप भूल गए, हम भी चर्चा में कल भी नाम लिया था, अल्ताफ़ बुखारी जी। वो बिल्कुल साइलेंट मूड में हैं अभी। उनकी खामोशी का क्या मतलब समझा जाए? जब पार्टी बनाई है, अब चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, उसके बावजूद अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई पता नहीं खोला गया और बिल्कुल एक खामोशी बनी हुई है। पहले तो फिर वो कहीं इक्का दुक्का रैली करते, कुछ प्रेस नोट भेजते थे या कोई वीडियो भेजते थे, आजकल तो बिल्कुल वो शांत बैठे हुए हैं। उनकी खामोशी, देखिए, जो सियासी पंडित कहते हैं कि डोरियां कहीं बंधी हुई हैं, एक एक करके डोरी खोली जा रही है। एक डोरी खुल गई है, सबको मालूम है कि उसकी डोरी खुली है। अब 2 डोरियां रह गई हैं, उत्तरी कश्मीर की और मध्य कश्मीर की। अब वो जब खोली जाएंगी वो सब सामने आ जाएगा। चूँकि ये सबको मालूम है कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ़ बुखारी और अपना सज्जाद लोन, लेकिन वो बात सिरे अभी तक चढ़ नहीं पाई। आज़ाद साहब ने कोशिश बहुत की, उनकी इच्छा भी थी कि एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। उस थर्ड फ्रंट का मतलब ये निकाले जा रहा है अपने अपने तरीके। कोई कहना ये था कि जो अपोजिशन के वोट हैं उनको कहीं विभक्त करना है, डिवाइड करना है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, कयास, ये आशंकाएं तमाम चलती रहती हैं सियासत में। लेकिन कुल मिलाकर अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात करें या सज्जाद लोन की, हमें लगता है उनको लेकर भी आने वाले 2-4 दिन में सारी स्थिति, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक के चुनाव की अगर हम बात करें तो हम मानते रहे थे कि वोट बैंक एक तरफ बढ़ता रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई जाती रही है, पार्टियों को तोड़ा जाता रहा है, कहीं ना कहीं एक सीट पर अधिक जो कैंडिडेट खड़े करके वोट को बांटने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन अब जिस प्रकार के हालात देश के बने हुए हैं, या जिस प्रकार से मतदाता को जागरूक किया जा रहा है या जागरूक हो चुका है, क्या इसमें आपको लगता है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी काम करेगी? मतदाता इस को नहीं समझ पाएगा?
देखिए, अगर इस सीट की अगर बात करें अनंतनाग की, चूँकि सबसे हॉट सीट अभी तक बनी हुई है और हाई प्रोफाइल भी, हम समझते हैं कि यहाँ दो बड़े फैक्टर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, अनंतनाग के पीर पंजाल के साथ जुड़ने के बाद से। एक पहाड़ी, एक गुज्जर बकरवाल। ये दोनों डिसाइसिव फैक्टर होंगे। ये किस मतदाता की ओर सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, वो मतदाता के लिए एक आगे बढ़ने का चांस होगा। मियाँ अल्ताफ़ के बारे में फिर कहूँगा, मियाँ अल्ताफ़ एक ऐसी शख्सियत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट की उनको ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में चूँकि ज़ियारत के पीर माने जाते हैं, वो कंगन के, उनके दादा पुश्तैनी चला आ रहा है, गद्दी नशीन है, अब वो खुद गद्दी नशीन है उस ज़ियारत के। तो उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं पीर पंजाल में, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमने बताया दरहाल है, मीडर है, इन इलाकों में उनके कहा ये भी जाता है उनकी सिस्टर की शादियाँ यहाँ हुई हैं। तो ये तमाम बातें, और उनका अपना भी इन्फ्लुएंस है, पहाड़ी कबीले में भी है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती का भी पहाड़ी कबीले में खासा दखल है। ये अलग बात है कि इनको दर्जा बीजेपी ने दिया, मोदी सरकार ने इज्जत बख्शी, अमित शाह ने बख्शी, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि इस बार का पहला वोट देंगे बीजेपी को। लेकिन अभी तक चूंकि तस्वीर साफ नहीं है, बीजेपी किसको कैंडिडेट बना रही है, क्या किसी प्रॉक्सी को सपोर्ट करेंगे या अपना ऑफिशियल कैंडिडेट देंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन ये चुनाव जो है, अगर बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट आता है फिर ट्रिब्यूनल फाइट हो सकती है, अगर अपना ऑफिशियल कैंडिडेट। लेकिन अगर कोई प्रॉक्सी बनता है तो प्रॉक्सी का उसको लाभ नहीं मिल सकता। हम सबने मेन लड़ाई महबूबा मुफ्ती की लड़ेगी और मियाँ अल्ताफ़ इनके बीच। चलिए, चलते चलते जो सबसे पहला चुनाव है जिस सीट पर, डोडा उधमपुर कठुआ सीट की हम बात कर लेते हैं। इस सीट पर आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है या सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस में टक्कर देख रहे हैं, या डीपीएपी कांग्रेस में या डीपीएपी बीजेपी में, किस प्रकार की आप टक्कर? नहीं, देखिए, यहाँ तो सीधी लड़ाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में दिखाई देती है। वो जरूरी देखिए, हर आदमी का एक कद जो होता है किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने की वजह से होता है। अगर गुलाम नबी आज़ाद बने हैं, वो कांग्रेस की वजह से बने हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद की वजह से नहीं बन पाए। 40 साल जिस हुकूमत में रहे, चाहे वो पार्टी के केंद्र बिंदु बने रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से वो कांग्रेस और उसकी सत्ता के धूमकेतु बने रहे। ये कांग्रेस थी। आज़ाद साहब आज जो मर्जी कहें कि हमने 2.5 साल मुख्यमंत्री हमने काम किया, लेकिन कांग्रेस ने बनाया तभी वो बने ना मुख्यमंत्री। जिसे कौन जानता था गुलाम नबी आज़ाद को। तो हम समझते हैं कि आदमी की हैसियत बड़ी पार्टी के साथ होती है, और जरूरी चूँकि कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे इसलिए वो जीतते रहे। वो समझें कि आज़ाद साहब की पार्टी से वो यहाँ पर क्रांति ले आएंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे और ट्रिब्यूनल फाइट में आ जाएंगे, जो पंडितों का भी यही मानना है। और डोडा के जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनकी हद से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा वोट उनको मिल नहीं सकते। ये कयास भरा है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो फाइट, जो मेन लड़ाई है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच साफ साफ दिखाई दे रही है। चूँकि दोनों के आप देखिए चुनाव प्रचार के तरीके हाईटेक हैं। वो एक सत्ता पक्ष में बैठा है, एक सड़क पे बैठा है चौधरी लाल सिंह, लेकिन भीड़ तंत्र को भी अगर देखेंगे, वो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या चौधरी लाल सिंह हो, दोनों के साथ बराबर की भीड़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक वक्त लाल सिंह को भी देखिए ना, लाल सिंह जब पिछली मरतबा चुनाव लड़े निर्दलीय थे, उनको उनकी हैसियत पता चल गई कितने वोट मिले थे। इसलिए कहते हैं कि पार्टी कोई हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनसी हो या पीडीपी हो, जो पार्टियां एस्टेब्लिश्ड हैं, अगर आदमी उस पार्टी से आता है, जम्मू कश्मीर बात करें, बिहार यूपी की नहीं है, वहाँ तो जेल में बंद लोग जीत जाते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ जो उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर पार्टी का वजूद भी कैंडिडेट के वजूद को एक ताकत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विदेश पत्रकार सतीश वर्मा, जिन्होंने 2 सीटों का और बात करें तो 3 सीटों का विश्लेषण कहीं ना कहीं कर दिया है। अगर बात करें अनंतनाग रजौरी सीट की, तो वहाँ पर भी इन्होंने कहा है कहीं ना कहीं मियाँ अल्ताफ़ जो है एक मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि अगर श्रीनगर सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में उतरती हैं तो वहाँ पर वो मजबूत प्रत्याशी हो सकती हैं। लेकिन वहीं तीसरी तरफ डोडा उधमपुर कठुआ सीट से बात की जाए तो वहाँ पर
इनका मानना है कि यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच है। चलिए बाकी तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।